हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना करंट अफेयर का सेशन, जिसमें कि हम लोग दिसंबर 2024 से करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। और जो विजन का जो क्वार्टरली मैगजीन है उसी से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उन सभी टॉपिक को देखा जाएगा जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला दिन का सेशन हमारा था जिसमें कंप्लीट करना था वन नेशन वन इलेक्शन बिल, फ्री बीज के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, कोऑपरेटिव के बारे में, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, और जो 10 साल हुआ है नीति आयोग का, इसके ऊपर में करंट अफेयर बनता हुआ हम लोगों को दिखा है। तो एक एक करके इन टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। वन नेशन वन इलेक्शन बिल अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इस बिल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो 129th अमेंडमेंट हुआ था 2024 में, और साथ ही साथ द यूनियन टेरिटरी लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, उसने ही इम्प्लीमेंट किया वन नेशन वन इलेक्शन को, वन इलेक्शन बिल को। अगर हम लोग देखें कि प्रोविजन ऑफ द बिल क्या क्या है, तो अगर हम लोग बात करें कि ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीलिम्स में भी पूछा गया है कि अगर हम लोग ये बिल लेकर के आते हैं तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को चेंज करना होगा। उसी तरीके से अगर देखा जाए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो हमारे कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं उसमें अमेंडमेंट करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल नंबर 83, आर्टिकल नंबर 172 एंड आर्टिकल नंबर 327 में ही जो है चेंजिंग करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये। आर्टिकल 83 जो है यह है कि ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेट करता हुआ यह आर्टिकल है। इसमें अगर बात किया जाए कि इसमें कुछ चेंजिंग होगा और जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड यह होगा कि लोकसभा अगर पहले डिजॉल्व हो जाता है तो जो अगला लोकसभा बनेगा तो वह उतना ही दिन के लिए लोकसभा का सेशन चलेगा जितना उसका रिमेनिंग टर्म है। यानी कि अगर बात करें कि अगर लोकसभा जो है वह 3 साल के लिए ही चला है और जो अगला लोकसभा का जो सेशन हमारा रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने साल के लिए रहेगा, तो 2 साल के लिए रहेगा। तो यानी कि ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में आर्टिकल नंबर 83 को अमेंड करने का ज़रूरत होगा। आर्टिकल 172 देखते हैं तो जो बातें हमारे लोकसभा के लिए है वही बातें यह स्टेट लेजिस्लेचर के लिए फुलफिल करता हुआ नज़र आएगा। यानी कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर अर्ली डिजॉल्व होगा तो जो नेक्स्ट वन रहेगा वह सिर्फ और सिर्फ कितने समय के लिए रहेगा, तो रिमेनिंग टर्म के लिए ही रहेगा। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 327 जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है लेजिस्लेचर इलेक्शन के रिगार्डिंग, उसमें यह बात को अमेंड करने का ज़रूरत होगा कि हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। यानी कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है स्टेट में और सेंटर में वो दोनों साथ में ही होगा। तो हम लोग को ये जो आर्टिकल है इसको ध्यान में रखना है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको, आर्टिकल नंबर 83, आर्टिकल नंबर 172 एंड आर्टिकल नंबर 327। इसके तहत बातें जो कही गई है कि आर्टिकल 82A को इंसर्ट किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 82A जब इंसर्ट होगा तो उसमें अगर बात किया जाए तो क्या होगा, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी कि जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा और जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो क्या हो, तो साथ में हो। अगर हम लोग अपॉइंटेड डेट के बारे में बात करते हैं तो जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं वह लोकसभा के टर्म के साथ ही स्टार्ट होंगे और उसी के साथ क्या होंगे, तो एंड होंगे। तो ये है अपॉइंटेड डेट का केस। अगर हम लोग बात करें इलेक्शन कमीशंस के पावर के बारे में तो उसके पास में एक पावर होगा जिसके तहत अगर देखा जाए कि जो स्टेट इलेक्शन, वैसे स्टेट इलेक्शन जो कि साथ में नहीं हो पाया है लोकसभा इलेक्शन का, तो उनको वह हो सकता है कि अलग डेट भी जो है दे दे पाए। अगर हम लोग बात करें डिफर्ड इलेक्शन के केस में कि एन असेंबली टर्म इंड विथ द लोकसभा इफ इट्स इलेक्शन इज डिफर्ड, यानी कि कोई भी असेंबली है और उसका जो इलेक्शन का जो डेट है भले ही वह लोकसभा के डेट से अलग हो, लेकिन इंड कब होना है, जब हमारा लोकसभा का टर्म इंड होगा तो उसी समय क्या होने वाला है, आपका असेंबली का भी टर्म क्या होगा, तो इंड होगा। अगर हम बात करते हैं टर्म डिक्लेरेशन के बारे में तो टर्म इंड डेट जो
अनाउंस करने का जो अथॉरिटी किसके पास में रहेगा, तो वो है आपका इलेक्शन कमीशन। यानी कि नोटिफाइंग, जब हमारा इलेक्शन के नोटिफिकेशन आएगा उसी समय टर्म इन डेट को भी अनाउंस कर दिया जाएगा। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, एक और बिल था एसोसिएटेड, जो है यूनियन टेरिटरीज लॉज बिल 2024। यानी कि ये कुछ नहीं है, जो यूनियन टेरिटरी है वह, वहाँ का भी जो इलेक्शन है वह भी किसके साथ में अलाइन करेगा, तो लोकसभा के इलेक्शन के साथ में। इसी के लिए एक और बिल था साथ में जिसका नाम है द यूनियन टेरिटरीज बिल 2024, और यह किसके साथ में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 के साथ में। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ केसेस कि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है इसका मतलब क्या है। इस बिल में अगर बात किया जाए तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में कहा गया है कि लोकसभा का, स्टेट असेंबली का और लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन हो वो साथ साथ ही हो। जिस समय यह बिल लाया जा रहा था उस समय लोकल बॉडीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस वन नेशन वन इलेक्शन को देखने के लिए जो कमेटी बना था वह प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंदर में बना था, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे 2024 में। और इस कमेटी का रिकमेंडेशन था कि साइमल्टेनियस पोल हो पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में और लोकल बॉडीज में। अगर बात किया जाए कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कमेटी ने यह सजेशन दिया, तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है। इसके पहले भी प्रीवियस रिकमेंडेशन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1983, लॉ कमीशन 1999, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी 29th रिपोर्ट, नीति आयोग का 2017 का रिपोर्ट, और फिर से लॉ कमीशन का रिपोर्ट जो आया 2018 में, उसमें सब बातें जो है क्लियरली कहा गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो हो। अगर हम लोग बात करते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का ज़रूरत क्या है, तो ये फिनेंशियल पक्ष अगर देखें तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो मैन पावर का, इक्विपमेंट का और सिक्योरिटी का जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो रिड्यूस होगा। आगे देखें, अगर हम लोग इकोनॉमी के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इससे सप्लाई चेन या जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम इफेक्ट होगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रावधान रहता है। गवर्नेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो जो हमारा पॉलिसी है वो पैरालाइज हो जाता है बिफोर द इलेक्शन, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो ये फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन जो होता है, यानी कि एक समय लोकसभा के इलेक्शन के समय, एक समय जो राज्य का इलेक्शन उसके समय में, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से किसी भी तरीके का आपको जो पैरालिसिस जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, खास करके गवर्नेंस के क्षेत्र में। वोटर पार्टिसिपेशन, जो बार बार वोट करने की जो समस्या है, इससे भी लोगों को निदान मिलेगा। यानी कि बहुत सारे लोग इंटरनली माइग्रेटेड रहते हैं, तो वो घर में आकर के वोट करें ना करें, तो इस तरह का जो सिचुएशन है उससे हम लोगों को आज़ादी मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं इफ़िशियंसी के बारे में, तो यह जो इलेक्शन डिस्प्यूट होता है उसको भी क्या करेगा, तो रिड्यूस करता हुआ आपको नज़र आएगा। आगे अगर बात करते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने का हम लोग अभी बेनिफिट देख रहे थे, नीड देख रहे थे। अब हम लोग इसके इश्यूज़ के बारे में देखेंगे। तो पहला जो इश्यू है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू, यानी कि इसका अगर बात किया जाए तो जो प्रेसिडेंट रूल है, ऐसा कहा जाता है कि स्टेट को प्लस सेंटर को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए कहीं न कहीं एक डर है कि प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज़ ना हो जाए। तो पहला आप इश्यू देखें जो कि क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है। सेकंड अगर देखा जाए जो लॉजिस्टिकल इश्यू है उसको आप देख सकते हैं कि चूँकि आप देखें कि जो 2024 में 96 करोड़ से ज़्यादा इलेक्टोर्स हैं और इसके लिए बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए अगर देखा जाए तो अगर हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं तो लॉजिस्टिकल चैलेंज हमारे सामने उत्पन्न होगा। अगर फेडरलिज़्म के बारे में बात किया जाए तो इससे फेडरलिज़्म जो है हमारा इफ़ेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है तो स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में वो कहीं न कहीं आपको प्रभावित होता हुआ नज़र आएगा। अब वोटर बिहेवियर के बारे में अगर बात करते हैं तो अ, अगर देखा जाए कि अगर सेंटर का इलेक्शन होता है तो वोटर का बिहेवियर जो होता है वो अलग रहता है, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग अलग होती है। स्टेट वाले इलेक्शन में क्या होती है, तो अलग होती है। तो अब कहीं न कहीं ये इश्यू आ जाएगा वोटर के बिहेवियर में, और जो
स्मॉलर पार्टीज़ हैं, जो लोकल पार्टीज़ हैं, वो कहीं न कहीं आपको ओवरशैडो होते हुए नज़र आएँगे। अगर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल नंबर 83, आर्टिकल नंबर 122 एंड आर्टिकल नंबर 327 में कुछ न कुछ चेंज करता हुआ आपको दिखाई देगा। अ, अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यह भी डैमेज हो सकता है, इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि फिक्स टर्म अगर रहेगा तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को आपको हटाता हुआ दिखाई देगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर एक फिक्स टर्म के लिए ही लाया जाए साइमल्टेनियस इलेक्शन के माध्यम से, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं न कहीं हैम्पर होती हुई आपको नज़र आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन था जिसमें हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन को डिस्कस कर रहे थे, कहीं न कहीं मोटा-मोटी बातें आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे फ्री बीज के बारे में। तो फ्री बीज का अगर देखा जाए तो एक डेफिनेशन भी है अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आपको इसको ध्यान में रखने के लिए है। आरबीआई कहता है कि फ्री बी क्या है? तो फ्री बी है पब्लिक वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। तो जो पब्लिक वेलफेयर्स की जो नीड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना ही है फ्री बीज अकॉर्डिंग टू आरबीआई। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये फ्री बीज न्यूज़ में इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट इसलिए इसमें इंटरवेन कर रहा है क्योंकि इसमें एक रिस्क ये है कि कहीं ये जो काम करने की जो लालसा है अमॉन्ग द पुअर, कहीं फ्री बीज के कारण एक कम ना हो जाए। तो एक डिबेट का इशू है। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि वेलफेयरिज़्म और फ्री बीज जो है अब सिनोनिमस जो है वो हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा-सा अंतर देख लेते हैं कि वेलफेयरिज़्म क्या है और फ्रीबीज क्या है? क्या वेलफेयरिज़्म और फ्रीबीज एक ही है या अलग-अलग है? तो आपको नॉर्मल सा एक आइडिया आपको मिल जाए। अगर वेलफेयरिज़्म के बारे में बात करा जाए तो हम लोग का जो एफर्ट है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, एमजी नरेगा का, ये सब जो सिस्टम है, ये सब जो आइडियाज़ हैं, ये सब जो एफर्ट है, वो वेलफेयरिज़्म लेकर के आता है और इससे हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर फ्रीबीज़ के बारे में बात किया जाए, जैसे कि फ्री पावर, आपको पता ही होगा कि बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली जो दिया जा रहा है, तो ये जो शॉर्ट टर्म हैंडआउट है, हो सकता है कि ये हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए खतरा हो सकता है कि हमारे मार्केट को डिस्टॉर्ट करे या हो सकता है कि यह लोगों को डिस्करेज करे काम करने से। तो आपको एक अंतर पता चल जा रहा है कि जो वेलफेयरिज़्म है वो कहीं न कहीं ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है और जो फ्री बीज है वो कहीं न कहीं ह्यूमन कैपिटल को जो है वो डाइवर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो आप देखते हैं कि जो हमारा डीपीएसपी है उसके आर्टिकल 38, 39 और 41, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कौन-कौन से आर्टिकल 38, 39 एंड 41 हाइलाइट करता है स्टेट रोल, कि भाई स्टेट का यह कर्तव्य है कि वह वेलफेयर को प्रमोट करे, वह सबके लिए लाइवलीहुड प्रोवाइड करे और जो वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ मनी अमॉन्ग द फ्यू है, इसको प्रिवेंट करे। तो ये साइमल्टेनियस चीज़ें वही है 38 जिसके माध्यम से वेलफेयर प्रमोट होता है, 39 जिसके माध्यम से लाइवलीहुड दिया जाता है सबको और 41 जिसके माध्यम से जो है वेल्थ कंसंट्रेशन को रोका जाता है। ये सभी चीज़ें आपको एसोसिएटेड है कि अगर आप फ्री बीज देते हैं, तो आप डीपीएसपी के इन आर्टिकल को फुलफ़िल करते हुए नज़र आइएगा। बट वहीं अगर हम देखें कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, आप देख सकते हैं, एक इसको आपको मेंशन करना रहेगा सुब्रमण्यम बालाजी केस जो कि 2013 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि जो स्टेट जो हैं, वो अपने यहाँ टीवी, लैपटॉप ये सब चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डीपीएसपी को अलाइन करते हुए, वो क्या है तो सही है, उसको सही ठहराया गया है इस केस में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, कोट भी कीजिएगा। उसी तरह का एक और केस है अश्विनी कुमार उपाध्याय का जो कि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यह पेंडिंग है और कोर्ट लगातार जो है वो रिव्यू कर रहा है। कोर्ट जो है वो लगातार रिव्यू कर रहा है कि क्या चैलेंजेज़ है फ्री बी का इलेक्शन कैंपेन में। तो अभी दोस्तों ये पेंडिंग है बट आपको ये दोनों केसेस को ध्यान में रखने के लिए है। अगर हम लोग बात करें फ्री बीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, तो फ्री बीज के माध्यम से भैया ये चीज़ तो क्लियर है कि जो बेसिक नीड्स है वो आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा। फूड हो, हेल्थ हो, हाउसिंग हो। वहीं अगर हम लोग देखते हैं पॉजिटिव में, तो ये जेंडर पैरिटी पे भी ध्यान देता है, यानी कि यह एनरोलमेंट को, जैसे कि मील्स, बाईसाइकिल्स के माध्यम से जो जेंडर पैरिटी है
और कहीं न कहीं जो जेंडर गैप है, वो भर रहा है। इंक्लूसिविटी अगर देखा जाए तो जो फ़ाइनेंशियल बैरियर जो है आगे बढ़ने के लिए उसको फ्रीबी जो है वह कम करता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस बढ़ा रहा है। वोटर्स एंगेज ज़्यादा इससे होते हैं फ्रीबीज़ के माध्यम से। इससे कहीं न कहीं जब वोटर ज़्यादा एंगेज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो डेमोक्रेसी है, वो कहीं न कहीं क्या होगा तो एनहांस होगा। अगर बात किया जाए आगे हम लोग देखें तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करता है तो टैकल करता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर इसके नेगेटिव को देखा जाए तो ये फ़ाइनेंशियल बर्डन जो है वो पैदा करता है। ये डिपेंडेंसी क्रिएट करता है और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो ये आपको दिखेगा कि जो सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि हाँ, कहीं न कहीं जो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको आपको हैम्पर करता हुआ नज़र आएगा क्योंकि कहीं न कहीं से रिसोर्सेज़ जो है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है और जहाँ रिसोर्सेज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो बर्डन है हमारे फ्यूचर जनरेशन पे, वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर बात किया जाए कि ये एक तरह का नेगेटिव आप ये भी देख सकते हैं कि ये वोट बाइंग टैक्टिक भी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को भी कमज़ोर करता हुआ आपको नज़र आता है। तो आपने देखा है कि जो वेलफेयरिज़्म कैसे पॉजिटिव है और फ्रीबीज़ जो है वो कैसे नेगेटिव है, उसको आप देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं वेलफेयरिज़्म वर्सेस फ्रीबीज़। अगर बात किया जाए तो क्या किया जाए, हम लोग क्या करें कि फ्रीबीज़ जैसी चीज़ों का आवश्यकता ही ना पड़े, तो हम लोग पॉलिसी में रिफ़ॉर्म लाएँ। हम लोग किसी भी पॉलिसी का जो लीकेज है उसको प्रिवेंट करें। हम लोग इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ा दें। इसमें रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन पे भी हम लोग को ध्यान देने के लिए है कि वह मैनिफेस्टोज़ को रेगुलेट करे, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी जो है पॉलिटिकल पार्टी का वो बढ़ता हुआ नज़र आए। तो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी आप फ्रीबीज को कहीं न कहीं कम कर सकते हैं। वोटर को आप अवेयर कर सकते हैं। आप कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट कमिटीज़ जिसमें कि नीति आयोग हो, आरबीआई हो, फाइनेंस कमीशन हो, वो सब मिल कर के कमिटी बनाएँ और फ्रीबीज का जो इम्पैक्ट है उसको एक्सेस करने की कोशिश करें। अगर हम बात करें फ्रीबीज कल्चर हमारे यहाँ आ रहा है तो वर्ल्ड सिनेरियो में ग्लोबल लेसन्स हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो श्रीलंका है वहाँ पे 2019 में टैक्स कट हुआ था और जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ और कोलैप्स भी देखने के लिए मिला है। उसी तरीके से अगर वेनेजुएला का बात किया जाए तो वहाँ पे फ्रीबीज के कारण से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने के लिए मिला है। तो अब इन चीज़ों को आप वहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो कवरेज हमारा है वह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में, और ये कवरेज इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अपना 75वां साल जो है वो पूरा किया है और 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है। तो ये दोनों न्यूज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाए तो यह परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यह 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ है तो इस्टैब्लिश हुआ है। अगर आगे बात करें नेशनल वोटर्स डे का, तो ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है और ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है 2011 से, और कब सेलिब्रेट किया जाता है तो जनवरी 25 को। अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिखता है, तो यह दिखता है पार्ट 15 में, और यह दिखता है आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 के बीच में। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के बारे में बात करें, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 है, इसमें ही बात किया गया है इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, इनके सर्विस के बारे में और टेन्योर के बारे में। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का की रोल क्या है, काम क्या है, तो भैया लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट असेंबली का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। अगर हम लोग बात करें कंपोजिशन में कौन-कौन होते हैं, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इनके साथ में होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर इसीज। तो जब भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो तो आप प्लीज़ आप बता सकते हैं कि कौन-कौन हमारे जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और कौन उनके साथ में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगर की फंक्शन देखा जाए, ईसीआई का मेन फंक्शन अगर देखा जाए तो यह इलेक्शन को मैनेज करना, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना और एमसीसी को लगाना, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना इसके की फंक्शंस में आते हैं।
अब आपको जो इसमें ध्यान में रखने के लिए है कि अभी जो चैलेंजेज फेस किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा में, तो गवर्नमेंट डोमिनेटेड कमिटी रेज बायस कंसर्न, मतलब बायस के बारे में बात हो रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के रिमूवल को देखें, तो सीईसी जो है चीफ इलेक्शन कमीशन, वो रिकमेंड करते हैं कि जो उनके साथ में अदर जो ईसी हैं जिसके बारे में बात किया जा रहा है, 2 ईसीज हैं, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट कुछ इश्यूज है, जैसे कि आपको साइलेंट रहना है गवर्नमेंट पोस्ट में आफ्टर टेन्योर, जो अपने टेन्योर के बाद आपको किसी भी तरह का गवर्नमेंट पोस्ट जो है उसके ऊपर आपको गॉन साबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑपरेशनल इशू भी है, जैसे कि कुछ पावर्स का देखा जाए तो इस जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो किसी भी पार्टी को डीरजिस्टर नहीं कर सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पे प्रॉब्लम का, तो इलेक्शन कमीशन के सामने में वोटर का डुप्लीकेसी का, एरर का और एक्सक्लूजन जो है, ये लगातार ये समस्याएँ जो है वो बनी हुई है। आगे देखा जाए तो इलेक्शन में जो चुनौतियाँ हैं, जैसे कि ब्राइबरी का, जो बूथ कैप्चरिंग है, वो इलेक्शन का जो फेयरनेस है उसको कहीं न कहीं आपको हर्ट करता हुआ नज़र आता है। अगर देखा जाए कुछ और डेटा, तो आप इसको ध्यान में रखना है कि 30 करोड़ जो वोटर्स जो हैं वो इंटरनल माइग्रेशन के कारण से मिसिंग लग रहे हैं, जो कि एक बड़ा चैलेंज भी है। आगे देखा जाए कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस, तो आज का जो दौर है जिसमें कि ईसीआई के पास में फेक न्यूज़, डीप फेक का बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे यह ईसीआई इसको टैकल करता है, यह तो देखने वाली बात होगी। आगे हम लोग कुछ और इमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में देखें, तो हम लोगों ने अभी बात ही किया था कि टेक चैलेंजेस में अगर देखा जाए तो एआई है, हेट स्पीच है, डीप फेक है, तो ये सब रोल जो है ईसीआई का बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। बोगस वोटिंग जो है, ये चैलेंज भी है, और इसको अगर आप देखा जाए तो हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, तो आधार लिंक्ड जो वोटर आईडी है, उसका फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से ही हम लोग बोगस वोटिंग से सेव कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि सबको आधार लिंक्ड वोटर आईडी दिया जाए और उनका फेशियल रिकॉग्निशन भी किया जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रिसर्च हब बनना चाहिए जो कि इलेक्शन को स्टडी करता है, और ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो ये सब चैलेंजेज में आ रहा है। अगर कुछ की और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव को देखा जाए कि ईसीआई ने क्या लिया है अभी तक, तो ईवीएम जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1977 में, और 1982 से इसको धीरे-धीरे यूज़ करना शुरू किया गया मॉडर्न वोटिंग में। उसी टाइप से अगर देखा जाए तो एसवीईपी है, यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के बारे में बात किया जाए तो यह 2009 में लॉन्च किया गया था वोटर एजुकेशन के लिए। उसी टाइप से अगर वीवीपैट के बारे में बात किया जाए तो 2013 में ट्रांसपेरेंट पेपर ट्रायल के रूप में इसको वीवीपैट को लाया गया था। आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। आगे कुछ और टॉपिक जो आपके आज के होमवर्क सीरीज़ का हिस्सा था, उसको भी हम देख लेते हैं। वो है आपका कोऑपरेटिव्स, और कोऑपरेटिव्स अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन और प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025, यानी कि आईवाईसी 2025। अगर हम लोग आईवाईसी के बारे में बात किया जाए तो प्रोक्लेम्ड किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जून 2024 में, और थीम था इसका कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। अगर बात किया जाए कोऑपरेटिव का या फिर जो आईवाईसी 2025 था, उसका ऑब्जेक्टिव यह था कि कोऑपरेटिव के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, इसके ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जाए, साथ ही साथ इनकी जो पॉलिसी है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाए। अब हम लोग देखते हैं कि भैया ये कोऑपरेटिव जो है ये होता ही क्या है? क्या होता है कोऑपरेटिव? तो कोऑपरेटिव का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो कोऑपरेटिव एक वॉलंटरी ग्रुप होता है, और इस ग्रुप का जो इकोनॉमिक गोल जो है वो क्या है, करीब-करीब शेयर्ड इकोनॉमिक गोल है, एक ही इकोनॉमिक गोल होता है सबों का। कोऑपरेटिव का अगर एम देखा जाए तो यह मेंबर्स को हेल्प करते हैं, ख़ास करके वैसे मेंबर जो पुअर हैं, उसको म्यूचुअल एड दे करके, सहायता दे करके, आपसी सहायता से एक दूसरे का मदद करने का तरीका है जो कि है कोऑपरेटिव का। अगर हम लोग बात करें कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में, तो इसको बूस्ट किया गया था, एक एनजीओ है जो कि 1895 में बना था, नाम है उसका आईसीए, यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस।
इंडिया होस्टेड आईसीए 2024 कॉन्फ्रेंस को जो इंडिया है वो होस्ट किया है। उसका थीम था कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। आपने इसको सुना होगा, सहकार से समृद्धि के रूप में। कोऑपरेटिव जो है वो 7 प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको इसको दिमाग में रखने के लिए है कि इसका जो मेंबरशिप होगा वो सभी के लिए ओपन होगा और ये कैसा होगा तो वॉलंटरी होगा। अगर हम लोग बात करें कि कोऑपरेटिव के कंट्रोल के बारे में, तो कंट्रोल हमारा कैसा होगा, तो डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होगा। अ, इसमें जो मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे तो इनका जो पार्टिसिपेशन किस तरह का पार्टिसिपेशन है, तो यह इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है। अ, ये कंसर्न रहेंगे अपने कम्युनिटी के लिए। और जो एक कोऑपरेटिव है वो दूसरे कोऑपरेटिव से क्या रहेगा, तो उसमें आपसी कोऑपरेशन भी रहेगा। कोऑपरेटिव के माध्यम से एजुकेशन को, ट्रेनिंग को और इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। और कोऑपरेटिव कैसा होगा, तो वह इंडिपेंडेंट होगा, उसका अपना क्या होगा, तो ऑटोनॉमी होगा। तो ये 7 प्रिंसिपल हैं कोऑपरेटिव का, जिसको आपको ध्यान में रखने के लिए है। कोऑपरेटिव इन इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यह स्टार्ट होता है 1904 में। उस समय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पास होता है और इसी तरीके से इंडिया में कोऑपरेटिव का आगमन जो है वो हो जाता है। आपको जो डेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यह है कि वर्ल्ड के टोटल कोऑपरेटिव में इंडिया का जो परसेंटेज है 27% होल्ड है। इस डेटा को आप याद रखिएगा। अगर टॉप 3 सेक्टर कोऑपरेटिव का देखा जाए इंडिया में, तो वह है आपका हाउसिंग से जुड़ा हुआ, डेयरी से जुड़ा हुआ और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से जुड़ा हुआ, यानी कि पैक्स से जुड़ा हुआ। हमारे इंडिया के स्टेट के बारे में अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव में टॉप पे है आपका महाराष्ट्र, फॉलोड बाय गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। तो आप ध्यान में रख सकते हैं एमजीटी। एमजीटी आप ध्यान में रखिएगा, एम फॉर महाराष्ट्र, जी फॉर गुजरात, टी फॉर जो है तेलंगाना। अगर हम लोग बात करते हैं अ, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में, तो 97th अमेंडमेंट जो हुआ 2011, ये किसके लिए था, तो कोऑपरेटिव को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए था। बस आपको इस बात को ध्यान में रखने के लिए है। अगर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव के बारे में बात किया जाए तो डिफरेंट टाइप का कोऑपरेटिव है। अगर इसका सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर देखा जाए, तो ये सोशल कोहेशन के बारे में बात करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव देखते होंगे, ये जो अर्बन पॉलिसीज़ हैं उससे रेसिडेंट को टाई अप करते हुए आपको नज़र आएँगे। सिग्निफिकेंस ये है कि आपको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करता है, कैसे कि आपको एक लीडरशिप देता है या बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और इक्वलिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस देखा गया है, क्योंकि इसके माध्यम से आसानी से और बहुत चीप क्रेडिट मिल जाता है किसको, तो फार्मर्स को। वेल्थ इनइक्वालिटी, यानी कि लो रेट लोन जो है कोऑपरेटिव के माध्यम से लोगों को मिलता है। और अगर बात किया जाए कि यह हमारा मोरल वैल्यूज भी प्रोवाइड करता है, यानी कि यूनिटी को फोस्टर करता है और सोशल स्टेबिलिटी के लिए ट्रस्ट को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव का। लेकिन बहुत सारे जो चैलेंजेज फेस किया जा रहा है कोऑपरेटिव इन इंडिया के द्वारा, उसको हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला है कि गवर्नेंस का चैलेंजेस क्या-क्या है। यानी कि गवर्नमेंट जो है उसका इंटरफेरेंस देखा जाता है, वह इन्वेस्टमेंट को और बोरोइंग जो है कोऑपरेटिव का उसको लिमिट करता हुआ नज़र आता है। पॉलिटिसाइज़ेशन देखा जाए तो ये जो कोऑपरेटिव का जो मैनेजमेंट है वो एलिट लोगों के द्वारा किया जाता है और एलिट्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। अ, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उनमें अब जो वे काफ़ी अनअवेयर हैं, उनको गोल्स या रूल्स जो है कोऑपरेटिव का नहीं पता होता है। ये सब चैलेंजेज़ में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करें, इसके पहुँच के बारे में बात करें, तो ईस्टर्न स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कोऑपरेटिव की जो पहुँच है वो बहुत कम देखी गई है। इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखने के लिए है, क्योंकि हमारा स्टेट बिहार भी क्या है, तो ईस्टर्न स्टेट में ही आता है। अगर बात किया जाए स्मॉल स्केल पे है, इसकी जो मेंबरशिप है वो काफ़ी कम लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसकी जो रिसोर्सेस है वो भी काफ़ी कम होती है। अगर हम लोग ऑपरेशनल चैलेंज के बारे में देखा जाए तो यहाँ जो ऑडिट है वो काफ़ी पुअर है, यानी कि इरेगुलर है और काफ़ी क्या है, तो वीक है। अ, लोग अगर बात किया जाए कि कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जाती है।
कुछ हम लोग वीकनेस के बारे में देखा जाए तो फिनेंशियल रूप से कमज़ोर हैं, टेक्निकल जो लिमिट्स हैं इनके पास में टेक्निकली ज़्यादा साउंड नहीं है, स्किल का शॉर्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा, बैड मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा कोऑपरेटिव में, डिजिटल गैप आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आप एक यहाँ पे डेटा देखिएगा कि 45% मेंबर्स ही हैं वैसे जो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, जिनके पास में डिजिटल टूल्स की जो है वो जानकारी है। लेकिन कोऑपरेटिव को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या-क्या फैसला लिया गया है, क्या-क्या इनिशिएटिव लिया गया है, हम लोग एक-एक करके अगर देखें, तो अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के बारे में देखते हैं, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कब बना है तो 2021 में, और सरकार के द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो है लेकर के आई गई है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में। आगे अगर देखा जाए तो लीगल और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के बारे में बात किया जाए, तो एक एक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट, जो कब आया है तो 2023 में। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे ध्यान देने के लिए है, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में जो इनिशिएटिव है वो क्या है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है हम लोगों का, कि हम लोग पैक्स को टाई अप करेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान को लेकर के आएँगे कोऑपरेटिव के माध्यम से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात किया जाए मार्गदर्शिका के बारे में, तो इसका एम है कि हम लोग 2 लाख न्यू कोऑपरेटिव के साथ में आने वाले हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस तीनों पॉइंट में देखा जाए तो यह है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का बात किया जा रहा है वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, और टारगेट है इसके माध्यम से 1000 लाख केजी पर डे मिल्क प्रोडक्शन हम लोग कर लेंगे कोऑपरेटिव्स के माध्यम से, कब तो 2029 तक का। अगर टेक्नोलॉजी और फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात किया जाए, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस लाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो NUCFDC प्रोग्राम है, यानी कि यह जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, जो कि अर्बन जो बैंक है उसको रेगुलेट करता हुआ आपको नज़र आता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कोऑपरेशन एमॉन्ग कोऑपरेटिव, तो जो कोऑपरेटिव है उसके बीच में भी क्या हो, कोऑपरेशन हो, और इनको फ़ाइनेंशियल एक्सेस मिले बैंक अकाउंट के माध्यम से। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये कुछ टेक्नोलॉजी और फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर वे फॉरवर्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो ज़रूरत है कि इसका स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म किया जाए। इसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कि जो प्रोफ़ेशनल्स, मैनेजर्स जो हैं, जो कोऑर्डिनेशन है उसको सही किया जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाए, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान दिया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए। लीगल फ्रेमवर्क कुछ बनाया जाए। आपको ध्यान में रखना है बाबू, बहुत इम्पोर्टेंट है, नरसिम्हन कमिटी जो कि रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करने के लिए है, याद रखने के लिए है, नरसिम्हन कमिटी जो जुड़ा हुआ है कोऑपरेटिव बैंकिंग से। अगर ट्रांसपेरेंसी इसमें लाया जाए, तो जैसे कि ट्रांसपेरेंसी कैसे हम ला सकते हैं, तो ला सकते हैं आरटीआई को इसमें इंक्लूड करके, माल प्रैक्टिसेस को रोक करके, और इसकी ऑडिट को स्ट्रॉन्ग बना करके। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि वे फॉरवर्ड में हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और लोकपाल और लोक आयुक्त का देखते हैं। अगर बात किया जाए कि लोकपाल ऑफ इंडिया कैसा है, तो एक स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन बॉडी है, और इसको एक एक्ट के थ्रू जिसका नाम है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के थ्रू इसको लाया गया है, और ये अपना पहला फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, कब तो जनवरी 2025 में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखा जाए इस बिल के बारे में, सॉरी इस एक्ट के बारे में, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के बारे में, तो आप समझते हैं कि इसके तहत लोकपाल को यूनियन में और लोकायुक्त को स्टेट में क्या किया गया है, तो इस्टेब्लिश किया गया है। तो जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं उसमें कहीं से भी किसी भी तरह का करप्शन नहीं हो, उसको टैकल करने के लिए इसको लाया गया है। अगर बात किया जाए आगे इसमें देखें, तो 2016 में कुछ अमेंडमेंट इसमें किया गया था, और अमेंडमेंट करके यह किया गया है कि इसमें अलाउ किया गया कि जो सबसे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं वो भी लोकपाल पैनल में क्या होंगे, तो उनको जोड़ा जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखने के लिए है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया, उसको अमेंड भी किया गया है, कब तो 2016 में। क्यों?
तो जो ऑपोजिशन पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं, उनको लोकपाल पैनल में बैठाया जाए। हम लोग थोड़ा-सा लोकपाल के बारे में देखते हैं कि लोकपाल का कंपोज़िशन यह है कि इसका चेयरपर्सन होते हैं और मैक्सिमम इसमें 8 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 50% लोग जुडिशियल बैकग्राउंड के रहते हैं और 50% लोग जो हैं वह एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और वीमेन कैटेगरी के होते हैं। अगर टर्म के बारे में बात किया जाए लोकपाल का तो 5 साल तक और या तो एज 70 पूरा हो जाए या 5 साल हो जाए, दोनों में से कुछ भी जो पहले हो जाए उसको कंसीडर किया जाता है। अगर हम लोग अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो अपॉइंटमेंट हम लोग देख पाते हैं ये चीज़ कि प्रेसिडेंट जो हैं, वह एक सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इसमें कौन-कौन से होते हैं, तो पीएम होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर नॉमिनेटेड जज होते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी में। इसके अलावा एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो ये है इनका अपॉइंटमेंट का तरीका जिनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट होते हैं। जुडिक्शन के बारे में बात किया जाए कि इसके जुडिक्शन में क्या-क्या आते हैं, तो भैया पीएम, लेकिन पीएम का जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, वह इसके जुडिक्शन में नहीं आता है। साथ ही साथ आपके मिनिस्टर्स, एमपीज़ और जो सेंट्रल ऑफिसर्स होते हैं ग्रुप ए, बी, सी, डी, सब लोकपाल के दायरे में आता है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में, तो यह स्टेट लेवल पे लोकपाल अगर देखा जाए तो वह सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे आपका क्या है तो लोकायुक्त है। अगर बात किया जाए इसके स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी और टर्म हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोकायुक्त का एलिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर और टर्म जो है स्टेट टू स्टेट क्या करता है तो वैरी करता है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी, अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोकपाल के लिए तो आप देख सकते हैं कि इसके जो चेयरपर्सन का आप ध्यान में रखिएगा कि चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं, या तो सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई एमिनेंट पर्सन, मतलब कि कुछ समझ सकते हैं आपकी जुडिशरी से जुड़े हुए लोग रहें तो ज़्यादा बेटर है। मिनिमम एज अगर देखा जाए तो वो 45 ईयर्स है, आपको इस 2 बात को ध्यान में रखना है। देखिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त ऑफिस से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, तो लोकपाल का जो जो एक्ट है ये ऑलरेडी 2013 में पास हो चुका है, लेकिन पहला लोकपाल कब बने हैं तो 2019 में। तो आपको एक इशू दिखता है यहाँ पे किस चीज़ का, तो डिले का। अगर बात किया जाए तो इनके सिलेक्शन में पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, ये हमारा इशू है। इनका जो जुडिक्शन है लोकपाल का, लोकायुक्त का, वो क्या है तो काफ़ी लिमिटेड जुडिक्शन है और जुडिशियरी को, आर्म्ड फोर्सेस को और प्राइवेट सेक्टर को इनके जुडिक्शन से दूर रखा गया है। अगर बात किया जाए कि काफ़ी डिले होता है और जो कंप्लेन का जो लिमिट है वह 7 साल रखा गया है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इशू है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे ज़्यादा। अगर बात किया जाए वे फॉरवर्ड के बारे में, तो कुछ वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल से थोड़ा क्या रखा जाए, दूर ही रखा जाए, तो ज़्यादा सही होगा। आगे अगर बात किया जाए कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इसको प्रोवाइड किया जाए, कुछ फ़ाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर हो अकाउंटेबल बॉडीज़ के बीच में। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो 11th लोकायुक्त कॉन्फ्रेंस 2012 हुआ था, उसमें बात भी किया गया था कि लोकायुक्त को नोडल कंप्लेंट एजेंसी के रूप में देखा जाए, जो कि स्टेट प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ यह ब्यूरोक्रेट्स को भी क्या करे तो कवर करे। इस बात को बात तक नहीं रखा जाए, इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। कंक्लूजन में हम लोग देख सकते हैं कि किसी ने बहुत सही कहा है कि द मोर करप्ट द स्टेट द मोर लॉज, जितना ज़्यादा स्टेट हमारा करप्ट होगा उतना ज़्यादा लॉज का जो है वह ज़रूरत पड़ेगा। हेंस बेटर इन्फोर्समेंट बीट्स न्यू लॉज, तो यानी कि जो पहले से जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको ही अच्छे से अगर इन्फोर्स किया जाए तो न्यू लॉज का हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है 10 साल हो गया दोस्तों नीति आयोग का। ऑन जनवरी 1, 2025 नीति आयोग सेलिब्रेटेड 10th ईयर ऑफ फाउंडेशन, तो इसी के ऊपर में हमारा करेंट अफेयर है। तो अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो ये न्यूज़ काफ़ी है हमारे लिए कि 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग ने अपना 10वां फाउंडेशन डे मनाया है। बट अगर देखा जाए ओवरऑल तो हम लोग यह देखते हैं नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक गवर्नमेंट थिंक टैंक है, जो कि यूनियन कैबिनेट रेज़ोल्यूशन के द्वारा इसको बनाया गया है और इसने प्लानिंग कमीशन को क्या किया है तो रिप्लेस किया है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ना यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही यह जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर बात करते हैं कि नीति आयोग क्यों ज़रूरी है, तो जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उस इंडिया का, उसको मॉनिटर करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ 2 चीज़ों को यह बढ़ाता है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो क्या होता है। नीति आयोग कंपोजिशन के बारे में देखा जाए तो चेयरपर्सन स्वयं जो है वो पीएम ही होते हैं। अगर बात की जाए कुछ नीति आयोग का की ऑब्जेक्टिव के बारे में तो यह विलेज लेवल प्लान को डेवलप करता है और ख़ास करके वीकर सेक्शन को फोकस करता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यह इंटीग्रेट करता है नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसी को। यह नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम को बिल्ड करता है और साथ ही साथ इंटरसेक्टरल और डिपार्टमेंटल जो इश्यूज कुछ अगर देखने के लिए मिलता है, उसको भी रिज़ॉल्व करता है। आगे देखा जाए कुछ हम लोग अचीवमेंट देखते हैं नीति आयोग का, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या किया है, बढ़ावा दिया है। कैसे? तो इसने सेंटर और स्टेट को लिंक करने का काम किया है। एक एग्जांपल है इसका टीम इंडिया हब। मैंने बताया था कि अ, ऊपर में कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अगर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में बात किया जाए तो यह बहुत तरह का इंडेक्सेस निकालता है, यानी कि फिजिकल हेल्थ, वाटर और एनर्जी से जुड़ा हुआ इंडेक्सेस। तो यह बिहार का निकालेगा, यह निकालेगा बंगाल का निकालेगा। तो एक आपस में एक फेयर कंपटीशन भी करवाता है स्टेट के बीच में, हेल्थ पे, वाटर पे, एनर्जी इंडेक्सेस के माध्यम से, कि लोग अच्छा इसमें जो है स्टेट अपना इसमें बेस्ट दे सके। यह पॉलिसी एडवाइस देता है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी के ऊपर में फोकस करता है दोस्तों, फिनांस के ऊपर में ये जो है फोकस नहीं करता है। इसको भी आपको ध्यान देने के लिए है। यह क्या करता है कि स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एसआईटीज को स्टेट में सेटअप करता है। इनोवेशन एंड डिजिटल के रूप में अगर देखा जाए तो यह अटल मिशन के थ्रू, नॉलेज हब के थ्रू इनोवेशन को और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देता है। रीजनल इंटरवेंशन को बढ़ावा देता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट फोरम बनाया, साथी बनाया, पोषण, हेल्थ और एजुकेशनल इंडेक्सेस जो है वो लेकर के आया है। इसके माध्यम से रीजनल इंटरवेंशंस को भी मजबूत करता है। अगर आगे हम लोग देखा जाए तो आप लोग कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि नीति आयोग हैज़ इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी, यह पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है। कैसे? फेडरलिज्म के माध्यम से। कैसा फेडरलिज्म? तो 2 तरीके का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। प्लानिंग और इनोवेशन के माध्यम से, लेकिन इसके कुछ लिमिट भी हैं नीति आयोग के अपने। इट रिक्वायर्स मोर ऑटोनॉमी। अब अच्छे से काम कर पाए तो इसके लिए इसको ज़्यादा ऑटोनॉमी का ज़रूरत है, ज़्यादा रिसोर्सेज का ज़रूरत है और इन्फोर्समेंट का ज़रूरत है। तो आज का जो पूरा का पूरा जो हमारा सेशन था, इतना ही था। और आप देखें कि कैसे 45 मिनट के अंदर में ही हम लोग क्या किए हैं। हम लोगों ने किया है दिसंबर 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक का जो पॉलिटी के वैसे करंट अफेयर, जो बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी का अगर बात किया जाए तो ये मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इंटरव्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो ट्रेंडिंग चेंज हो रहा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, जिसमें बात किया जा रहा है कि हम लोग करंट को गहराई से पढ़ें, वन लाइनर बुक से ना पढ़ें, तो उसके लिए एक बेस्ट और अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला करंट अफेयर जो है आपका तैयार है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इस सेशन में कहीं भी आपको कोई डाउट है तो जो भी स्टूडेंट को ये वीडियो मिल रहा है तो आप पर्सनल मैसेज के थ्रू अपने डाउट को जो है वो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह कितना अच्छा और कितना बुरा लगा इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। आपका अमित कुमार शिवांश।